भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं प्रतीक त्रिवेदी कनॉट प्लेस पे मौजूद हूँ आप सारे लोगों के साथ, तमाम सवालों और तमाम प्रवक्ता और तमाम जनता के साथ मौजूद हैं। मुझे मालूम है, मैंने आपसे कहा था कि आज शुक्रवार को मैं यहाँ पे शो करूँगा, उसके बाद मैं भोपाल यानी मध्य प्रदेश की तरफ मूव कर जाऊँगा और मैं वहाँ से दूसरा तीसरा जो यात्रा का चरण है मेरा, चुनाव का नहीं, वो कवर करता हुआ फिर यूपी पहुंचूंगा। लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज है। चेंज कुछ नहीं पता चलता पाजी, हाँ चेंज कब कहाँ कैसे आ जाए इसका किसी को अंदेशा नहीं होता। बहरहाल बहुत जल्द हम आपको फिर से आपके शहर में दिखाई देंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं सोमवार और मंगलवार यहाँ पे शो कर रहा हूँ। कनॉट प्लेस में ही मौजूद रहूँगा, कनॉट प्लेस से ही शो करूँगा और आपके बीच में रहूँगा तमाम सारे मुद्दों के साथ। मैं एक बार फिर से तमाम वो जो जनता यहाँ पे मौजूद है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है क्या साहब? हाँ मुझे लग रहा चेहरे ज़्यादा उतरे हुए लग रहे। क्यों बाबूजी, आपका तो चेहरा बड़ा खिला रहता था, आज क्यों उतरा हुआ है इतना? गर्मी ज़्यादा है? सब ठीक तो है घर में, सब ठीक रहे ना जी? और सब सारे लोग ठीक है ना? मैंने खाना कहाँ खाया? अरे तुम ही एकमात्र आदमी तुम हो जो पूछ तो रहा है कम से कम कि आपने खाना खा लिया या नहीं। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो खाना खा लेता हूँ, लंच मिलता है, लेकिन जब मैं दिल्ली से बाहर रहता हूँ तो लंच की बात नहीं करता। आप सारे तमाम सारे वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जो इस धूप में, इस चिलचिलाती गर्मी में भी मौजूद रहते हैं, आ जाते हैं। कुछ लोग तो सुना यहाँ पे जो खड़े होते थे अब वो पार्टियों के प्रवक्ता बन गए हैं। कौन बन गया प्रवक्ता है? नहीं, प्रवक्ता नहीं, आपकी बात सत्य है। सत्य है? अब आपके लिए दो लाइनें हैं मेरे लिए स्पेशल। अब देखो मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में ऑफ कोर्स मैं सुनूंगा। किसी से माइक हटाने का काम तो मैं करता ही नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर कहिए मेरे बारे में, जरूर मैं सुनूंगा। पहले मेरी बात सुनिए, मेरा हक मेरा है। पहले मुझे आज किसी ने सूचना दी कि जो लोग यहाँ खड़े होते थे उनमें से आज एक दो शख्स जो हैं प्रवक्ता बन गए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम जनता से लोग और जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग प्रवक्ता बन गए। मुझे बहुत अच्छी लगा। और कुछ लोग जो यहाँ पे आते थे, जो अच्छा बोलते थे, उनको पार्टियों ने पकड़ लिया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी में थे, उनको इधर से पकड़ लिया। संजय अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले दूसरी पार्टी से आते थे, अब आप दूसरी पार्टी से आ रहे हैं। यही खेल है भाजी, यही जनतंत्र का खेल है, और यही तमाम सारे लोग लोकतंत्र में हो रहा। जी हाँ जी, हाँ जी, विचारधारा एक ही है। हाँ मैं विचारधारा गलत लोगों के खिलाफ सदा रहा हूं मैं। हाँ। और भाजपा का जो भ्रष्टाचार 5 साल से रहा है, ये विचार उसके पहले भी खिलाफ था और उसके आज भी खिलाफ। ये विचारधारा वो है जिसकी धारा ही नहीं है। ये वो विचारधारा है। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं। पहली बार जब आए तो कहीं और थे, फिर 6 महीने के बाद यासिर 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 मैं बहुत बहुत आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये कोई बात नहीं, ये अपना व्यक्तिगत मामला है जी। हाँ। ये कद, ये वादा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, आप खूब जानते हैं आपके अचकन पर जो ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल, और सुन लो, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है हमारी पसीनों पर, और हुजूर ये महकता हुआ गुलाब आपके सीने पर। क्या बात है। मैं एक आज भविष्यवाणी और करता हूं, आप कुछ ना हो, आप किसी पार्टी में पहुंचे या ना पहुंचे, आपको कोई पार्टी बुलाए या ना बुलाए, भैया जी के इस शो का एक तो कमाल है दोस्त, कुछ हुआ हो ना हुआ हो, तमाम पार्टियों ने नजर डाल के तमाम लोगों को उठा लिया अपने पास। हम आपको एक वादा, एक इंश्योरेंस देते हैं, एक एश्योरेंस देते हैं, वो ये कि बहुत जल्दी आप भैया जी कहीं के नहीं किसी कवि सम्मेलन में जरूर आप मौजूद होंगे। बड़ी अच्छी बात कहते हैं आप, मैं आपका मुरीद हूं। लेकिन मैं उन शख्स की बात कर रहा था जो यहाँ पे खड़े होते थे, जनता के बीच में बोलते थे, बोलते बोलते उन्होंने ये क्रॉस किया और अब वो किसी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी, तमाम सारे लोगों को। लेकिन मुद्दा शुरू करते हैं, अब आपसे बात शुरू करते हैं जी। मैं ये कहना चाहूंगा जी, आवाज ही नहीं आ रही इसमें? आ रही है कि प्रतीक जी हाँ। एंकरी के मामले में बड़े खूबसूरत हैं। हाँ। प्रतीक जी हाँ। एंकरी के मामले में बड़े खूबसूरत हैं। हाँ। न्यूज़ 18 को नहीं, सारे चैनल को प्रतीक जी की जरूरत है। क्या बात है। बस आते रहिए हुजूर, ऐसे ही आते रहिए, बहुत दिन दूर नहीं जब आप भी वहीं पे दिखाई पड़ेंगे। बहुत जरूरी है,
बहुत जरूरी है। बहरहाल जी, क्या नाम है बेटा? जी सीताराम माहौर, इधर कहाँ से रहने वाले हो? धौलपुर। धौलपुर से? मैं आ रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखिए। धौलपुर से? जी। हाँ, धौलपुर तो गया था। इस समय तो बड़ी धूल उड़ रही होगी वहाँ पे धौलपुर में। जी बिल्कुल उड़ रही है है ना? साहब, बिल्कुल उड़ रही है। चुनाव का माहौल कैसा है? गर्मा गर्म है एकदम। गर्मा गर्म है जी। जी, मुजफ्फरनगर से दिनेश कुमार। मुजफ्फरनगर से। वहाँ तो धूल छट गई है जी, मुजफ्फरनगर पक्की में। है, हैं? पक्की है। पक्की है? जी। क्या होने वाला है वहाँ पे, बताइए क्या रहा? हमारे संजीव बालियान जी वहाँ से जीतेंगे। संजीव बालियान जी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। सर हम तो दिल्ली से ही है और हमारे यहाँ से गौतम गंभीर खड़े हुए हैं। हाँ। तो हम तो कहीं ना कहीं उन्हीं को बिल्कुल वोट देंगे और उन्हीं को छक्का मारेंगे सर, दस्ता मारेंगे जी बिल्कुल। जी, क्या नाम है आपका? दीपक भंडारी, उत्तराखंड से हूँ सर। हाँ जी, उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से। वहाँ तो हो गया चुनाव। वोट मेरा दिल्ली में पड़ता है। अच्छा, वोट दिल्ली में। मैं भी गंभीर जी का फैन हूँ और मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। दिल्ली के बारे में एक खास बात है, एक खास आंकड़ा है, और वो आंकड़ा ये है कि दिल्ली में जितने लोग रहते हैं और उसमें जो असर डालते हैं लोग, सबसे ज्यादा असर डालते हैं वो जो बाहर दूर के लोग रहने वाले हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे उत्तराखंड के। उत्तराखंड की भी एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी यहाँ दिल्ली में रहती है। तो बहुत सारे लोग जो पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं। तो एक बहुत अच्छी खासी संख्या है। और दिल्ली में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो दिल्ली में चुनाव जरूर मजेदार होने वाले हैं जी। एक बहन बहुत देर से खड़ी है, क्या नाम है? मंजीत। हाँ जी। कहाँ के रहने वाली हो मंजीत? हरियाणा के। हरियाणा में। कोई कुछ बात कहनी है तुम्हें? कोई बात नहीं कहनी तो पानी पिलाएं, तुम्हें थोड़ी धूप में खड़े होती थे। आपको कुछ कहनी है? लाओ भाई, पानी की बोतल लाओ, जल्दी लाओ। ला 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 ला। इतनी धूप में कोई खड़ा रहे और इतनी देर से खड़ा रहे। लो बहन, पानी पियो। सिर्फ आपके लिए खड़े हैं। हाँ जी, हाँ, नहीं, वो तो मैं जानता हूँ मेरे लिए खड़े हैं बात सुनने के लिए। ठीक है, तो मैं तारुफ कराता हूँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम। मैं देख रहा हूँ सीआईएसएफ के और सेंट्रल फोर्सेस के लोग भी यहाँ पे खड़े, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, उनकी बात बहुत जरूर करता हूँ। और सेंट्रल फोर्सेस की, जी हाँ, चाहे वो कैंटीन की बात हो, चाहे वो नौकरियों में शर्तों की बात हो, मैं जब तक रहता हूँ और जब तक उनके लोग नुमाइंदे मिलते हैं, मैं उनकी बात उठाता रहता हूँ। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूँगा। नवीन जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय अग्रवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति पांडे जी सोशल वर्कर के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। टीना शर्मा हमारे साथ आज मौजूद हैं सोशल वर्कर के तौर पे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहाँ से मैं अपनी बात अक्सर शुरू करता हूँ, और मैं कहता हूँ अक्सर कि अस्पतालों की लाइनें, शिक्षा की लाइनें, जहाँ पे बच्चे एडमिशन ना पाएं या जो पा गए हैं वो भटक रहे हैं, तमाम सारे मुद्दों को लेकर टीना लगातार दिल्ली के स्लम्स के एरिया में काम करती रही हैं। मैं उनका इस्तेमाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया टीना जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं मुद्दे के बीच में आपके पास आऊँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की जो बात है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि कोई भी मोदी को कितनी भी गाली दे, उस गाली को, कार्यकर्ता उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, उस गाली को सुन लीजिए और उसको मेरे पास पोस्ट कर दीजिए, मैं जितनी भी गंदगी है उसको खाद बना देता हूं। ये बात उन्होंने कही, ये बात कही उन्होंने। और आप क्योंकि कार्यकर्ता हैं, वो उनसे कह रहे हैं क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं तो तमाम बातें सुनते हैं। यही बात इधर कुछ इससे मिलती जुलती बात अरुण जेटली जी ने कही कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि वो बीजेपी या रीजनल पार्टी से लड़ नहीं सकती। खड़े रहो चुपचाप, मैं भगाऊंगा बहुत जोर से। अरुण जेटली साहब ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि वो रीजनल पार्टी से लड़ नहीं सकती। बहस का आगाज करता हूं, शुरुआत कांग्रेस से करता हूं, देन आई विल कम टू द बीजेपी। राइट, देखिए बीजेपी ने 5 साल में सिर्फ 2 काम किए। पहला काम कांग्रेस की हर जगह बुराई, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने जो 80 लाख करोड़ का काला धन था, जो कहते थे जुमले के तौर पे कि मुझको वोट दो, 15 लाख खाते में पहुंचाऊंगा और ये 80 लाख देश में लेके आऊंगा। तो पूरे देश में, विश्व में घूम घूम करके ये कहां गया काला धन? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि ये कहां गया काला धन 80 लाख करोड़ का? नंबर 2, अगर झूठ, देखो नेता जो बोलता है वो सब सच बोलता है।
जनता सब जानती है जी। नहीं ऑफ कोर्स टीना मैम कमिंग जी जी। अभी आप लोग मन की दूसरी बात प्रधानमंत्री के मन की बात सुनते रहे। हाँ, अपनी मन की बात में उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं कि वो रीजनल पार्टी से भी लड़ सके। कांग्रेस तो अपनी खुद की दम पे देश के अंदर सरकार बना रही है और भाजपा अपनी बी टीम के साथ में उत्तर प्रदेश नहीं कई प्रदेशों में लड़ रही है। अच्छा एक बात बताओ आज नो एक मिनट सर नो, मैं आ रहा हूं भाई साहब चुप रहे। आज नो नवीन आज एक बात बताओ, यूपी में कांग्रेस मजबूत है या समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत है? उत्तर प्रदेश में भाजपा सपा बसपा जो ए और बी टीम है उससे सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस है। ये तो बिल्कुल और कांग्रेस लड़ रही है क्योंकि देश को अब देना है न्याय। 5 साल का जो भाजपा का भ्रष्टाचार था उस पे अब होगा न्याय, जब हर अंतिम व्यक्ति के गरीब के घर पे 6,000 रुपया महीना और प्रतीक भाई सुनिए। अब सुनो भाई, ऐसा है कि कभी कभी अच्छा लगता है किसी शो में जब पहुंचो और जब इतनी बड़ी गर्मी हो, और वैसे आपने कहा था धूल छट रही है, धूल तो कल वाकई में काशी में जो रोड शो था उसमें जो जन सैलाब आया था और उस जन सैलाब के बाद धूल सारी की सारी छटी गई है। उस जन सैलाब के बाद सबको पता चल गया कि केंद्र में मोदी सरकार बड़ी ताकत से आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस के नेता सुनो भाई, कांग्रेस के नेता ने अभी कहा, कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना रही है। भैया 200 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस कैसे सरकार बना रही है? 428 सीटें हमारी डिक्लेयर हो चुकी हैं। ये पढ़ाई करके आए, इनको पता नहीं है। भाजपा तो देश में 60% मैं कह रहा हूँ, ये देखिए जितने पढ़े लिखे, वेरी सीरियस बड़ी गंभीर बात हुई। हंसी मजाक में नहीं जाना चाहिए, वेरी सीरियस। मतलब जिस प्रकार से जैसे राहुल जी बोल रहे हैं वैसे उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है प्रतीक भाई, आज देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है, और वो जब से मैं कल का जन सैलाब की बात नहीं कर, कल का जन सैलाब सबने देखा है, लेकिन देश की जनता जानती है इस देश को मजबूत सरकार कौन दे सकता है। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। ठीक है मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं आ रहा हूं, कमिंग टीना, मैं आ रहा हूं। अभी इन्होंने बोला कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने कि 15 लाख मोदी जी ने वादे किए थे। इन्होंने शायद ढंग से वो वीडियो देखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि फॉरेन कंट्री में इतने काले धन है कि वो अगर इंडिया में आ जाए तो सारे के जेब में 15-15 लाख हो जाएंगे। पहले अच्छे से न्यूज देखो फिर बोलो, यहाँ पे झूठ मत बोला करो यहाँ पे। और इधर अमित शाह जी ने क्यों कहा था ये एक चुनावी जुमला था? भाई क्यों कहा था? अगर 15 लाख रुपए को मोदी जी ने नहीं कहा था तो अमित शाह जी ने क्यों कहा था ये एक चुनावी जुमला था? क्या ये झूठे नहीं है? और एक बात और है, गंगा सफाई, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कितनी अच्छी गंगा सफाई हुई है, समझे? आप मेरे साथ चलिए और जहाँ से ये लड़ रहा है ना, जहाँ से ये लड़ रहा है वहाँ की हालत जाके देखो। 200 रुपए पे लोगों को लाके इकट्ठा किया था प्रियंका जी ने पानी वहाँ का क्यों पिया? एक देश एक आवाज, फिर एक बार मोदी सरकार। अच्छा। और मैं इस देश के वासियों को कहना चाहता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है। तोड़ दिया होगा तुमने इन धर्मों के बेचारों को, है हिम्मत क्या तोड़ सकोगे मोदी के दीवारों को? हम भाग्य विधाता हैं, जग के जग को बतलाना ही होगा। गुजरात के इस अर्जुन को दिल्ली में फिर से बैठाना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को, गुणगान तुम्हारा ही होगा। अगर यह मौका बीत गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। और मैं कहना चाहता हूं, सपा बसपा, आपने सपा बसपा को कहा कि मजबूर हैं या मजबूत हैं। मैं ये मजबूर है साहब गठबंधन के लिए, ये मजबूर है। मजबूत तो हो ही नहीं सकते। अगर मजबूत होते तो उत्तर प्रदेश की जनता मजबूत होती। मजबूत नहीं है ये। और मैं कहना चाहता हूं साहब, अब देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूं। जल्दी बताऊंगा साहब। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों सुनो, जो इंसान मकसूद अजहर को मकसूद अजहर जी कह सकता है, हमें उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी राज में हमने क्या देखा? मोदी राज में हमने अमेरिका को पीछे हटते देखा,
चीन को झुकते देखा, पाकिस्तान को डरते देखा, पाकिस्तान को डरते देखा, मोदी राज में सूरज उगते देखा। ये नो दिस इज नॉट द वे। नहीं अग्रवाल जी बैठिए, धैर्य रखिए, ये जनता का शो है, धैर्य रखना पड़ता है। जी 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 साथियों, ये समय चिल्लाने का नहीं है, समझने का है। समझने का है। जो 5 साल मोदी जी का जो रेफरेंस रहा है, जो ऊना कांड हुआ और गुजरात में जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ, देश में जितना लुंचिंग की मामला हुई, इसके कारण 2-3 पार्टियां नजदीक आई, सपा और बसपा। सपा बसपा के गठबंधन को इतने हल्के में ना ले, 70+ सीटें जीत रहा है। अब ये सोचिए, ये सोचिए, ये सोचिए, ये सोचिए, जवाब देना चाहता हूँ। चुपचाप खड़ो ये सोचिए, ये हिंदुस्तान की साख का मामला है, मेरे देश को गुमराह मत कीजिए। ये सोचिए, देश को गुमराह मत कीजिए। ये सोचिए कि मायावती को प्रधानमंत्री भाजपा बना रही है या कांग्रेस बना रही है, ये सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। कहना चाहता हूँ इस बार मोदी सरकार आई है, कभी जाट आंदोलन, कभी किसान आंदोलन, कभी उत्तेजन होने की जरूरत नहीं है। 85% जनता मायावती को प्लस पीएम देखना चाहती है और वो आंकड़ा बनने वाला है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जिस टाइम पे मैंने मायावती को चीफ मिनिस्टर बनने की घोषणा की, उस टाइम पे हमारे पास मात्र घोषणा की 47 एमएलए थे, लेकिन भाजपा के लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। लेकिन मैं कह रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या तो कांग्रेस आगे आएगी या बीजेपी आगे आएगी। अच्छी अरिथमेटिक है, मैं आ रहा हूं पॉलिटिकल एनालिस्ट जी। जिस सरकार ने अमेरिका के दबाव में ईरान से क्रूड ऑयल लेने पर रोक लगा दी, उससे कमजोर सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई हो नहीं सकती। देश के हर मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, फेल रहे। नमामि गंगा अभियान की बात की थी। कल मोदी जी काशी में गए तो मोदी जी ने वहां गंगा जल पिया ही नहीं, यानी कि गंगा जल आज भी इतना शुद्ध है। नहीं किया, आचमन नहीं किया, गारंटी से कहता हूं। ना अमित शाह जी ने किया, ना योगी जी ने किया। इन्होंने काशी को क्यों चुना है कि जिस दिन भाजपा डूबेगी उस दिन ये कहेंगे गंगा में बाढ़ आ गई थी। तो ये जुमलेबाजों की पार्टी है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। निश्चित तौर पर भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। पब्लिक रिलेशन कंपनी की तरह चल रही है सरकार। देखिए, मैं कल की चर्चा, क्योंकि आज आपका टॉपिक भी है, कल जो मोदी जी का रोड शो था और आज माहौल शायराना है, तो मैं भी कल एक 80 घाट पे एक जनाब ने एक शेर पढ़ा है किसी मीडिया के बंधु के साथ, मैं उसी को दोहराना चाहूंगा। बड़ा आज हिट है, बहुत हिट है आज। मैं उसी को चाहूंगा कि आपके सामने रिपीट करूं। ये तो समय यही है कि दूसरे की शायरी अपने करके पढ़ी जाए, इसलिए मैंने बोल दिया। देखिए, मैंने बोला, देखिए, हुकूमत अगर मेरे मशवरे पे तैयार हो जाए, यकीन माने मुमकिन हो सकता है कश्मीर में भी रार हो जाए। क्या बात है? यकीन माने ये मुमकिन है कि कश्मीर में भी रार हो जाए। अच्छा, वाह। और अगर अमित शाह कुछ दिन के लिए पाक चले जाएं, पाक यानी पाकिस्तान, तसव्वुर है ऐसा? तसव्वुर है। ये मतलब शेरो शायरी अगर चल रही है, खुदा की कसम वहां भी भाजपा की सरकार, खुदा की कसम। यह है कल मोदी का जलवा। यकीन माने, जिस तरीके से महिलाएं, जिस तरीके से बुजुर्ग, जिस तरीके से बच्चे, जिस तरीके से, जिस तरह जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, अब इस देश में जो 5 साल में सरकार चली है, उससे जिन्ना ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिन्ना ढूंढना नहीं पड़ेगा। इनसे पूछिए, जिन्ना की मजार पर माथा टेकने भाजपा के कौन से नेता गए थे? पहली बात, बड़ी राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं ये लोग। जब कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, जब कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, उन युवाओं को ये देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही बता रहे थे। जब इन्होंने पीडीपी के साथ समझौता किया
उन सबको गले लगा लिया, बरी करा दिया। ये कैसा हमारे लिए तो एक मिनट भाई, अंकल जी देश की खुशी का जो ठिकाना होगा पर्सनली मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी का ठिकाना है कि एज अ बनारसी हमने अपने सांसद प्रधानमंत्री जी को चुना पिछली बार, और पिछले 5 सालों में जो वहाँ पे काम हुआ है शायद लोगों को नहीं पता, और लोग शायद बनारस नहीं जानते हैं। 30,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने हमारे सांसद ने बनारस को दिया है। लोगों ने कहा कि वो बनारस शहर जरूर आए होंगे, लेकिन बनारस के किसी गांव में नहीं आए, ये लोगों ने कहा। बनारस में रोड, बिजली, सड़क, पानी, नगर निगम के वहाँ पे डस्टबिन, मुझे लगता है इनमें से जिन जो कह रहे हैं वो बनारस कभी जाते ही नहीं है। मायावती, एक मिनट सर, जो ये मायावती की बहुत तारीफ गदौलिया के गड्ढे आदमी। सर आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि दो दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाजपा की सरकार 200 साल, सर जवाब सुन लीजिए, आपके गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भाजपा की सरकार 200 साल भी आ जाए तो भी धारा 370 नहीं हटने देंगे। और सर आप जिसको कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं जो पैलेट गन जिनके ऊपर इस्तेमाल हुआ, आतंकवादी बच्चा नहीं होता, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। अरे हमने हटा दिया ना, हमने महबूबा मुफ्ती को हटा दिया, हमने सर हमने गठबंधन तोड़ दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने गठबंधन। भगवान है देश के लिए, मेरे पिताजी कहते हैं मोदी साक्षात अवतार है इस देश के लिए। क्या कहते हैं? साक्षात अवतार है इस देश के लिए। मोदी हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। मोदी के जाने के बाद ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चों के लिए कर रहा है। मोदी का कोई जात नहीं है, मोदी 125 करोड़ का भाई बाप है, मोदी 125 करोड़ का भाई बाप है। इसका कश्मीर पे जवाब देना इनके नो, you have to listen. जमीनी हकीकत क्या है? जब आम आदमी कुछ खाएगा जब तो शौचालय जाएगा। इन लोगों ने जुमलों से आम आदमी को बर्बाद कर दिया है और उनके बच्चों के भविष्य का। राइट, नो, I'm coming, सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। Of course I will come to you, sir. Very calmly. क्या? भाई साहब चौटाला ना 2,500 एकड़ का जमींदार था, उसका बाप, और जो ये वाड्रा है इसका बापू है ना, टेकली लगाया करता बाल्टिया का। आज 50,000 करोड़ का आदमी वो बना दिया कांग्रेस ने, और चौटाला जेल में पहुंचा दिया है। हम जाके पत्थर खा उड़े हैं, कौन से वो करो तुम, क्या करो तुम, सारे के सारे नकली हैं इनके। और मैं तो इस आर्मी तक कहूंगा इनका सबका लठ मारा घेर घेर के। अरे नहीं, मोदी चिल्लाओगे हम प्रोग्राम बंद कर देंगे अभी। बस हो गए, भगवान तुमने बोल दिया ना, चुपचाप खड़े रहो। सर इधर आइए, इधर जी। बाबूजी क्या नाम हो गया बाबूजी? अशोक कपूर है जी। कपूर साहब पानी पिलाएं पहले। नहीं कुछ नहीं। अरे गर्मी बहुत है। एक तो गर्मी है, ये प्रोग्राम रोज देखता हूँ, और आपने कहाँ का घूमे मैं सब देखता हूँ। मैं एक सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी को गाली क्यों देते हैं? ये गलत बात है, ये नहीं देनी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। नहीं ये देते, किसी को नहीं देनी चाहिए। देते हैं ना, किसी को नहीं देनी चाहिए। तो नहीं देनी चाहिए ना। वो तो बाबा है, बाबा सन्यासी बाबा है वो, उन्होंने कभी उनकी तारीफ करी है? इन्होंने किसी ने इतने इनाम मिले उनको, इतने अवार्ड मिले, सारे उन्होंने देश के मतलब हवाले कर दिए। जब वो वहां से यहाँ आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो बच्चियों को दे गए अपने जितने पैसे थे 21 लाख रुपए, तो ये कभी तारीफ नहीं करेंगे उनकी? तो क्यों गाली गलौज होती है, तारीफ क्यों नहीं होती है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर घोटालों की बात देखो तो रमन सिंह साहब के दामाद पे रुक आउट नोटिस जारी हुआ है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके देश से भागे हुए हैं, जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री थे अभी तक। व्यापक घोटाले में जितने लोग अभी तक मारे गए, जितने लोग व्यापक घोटाले में मारे गए, करेंसी बदलते हुए भाजपा सरकार में लोगों को देखा गया नोटबंदी के बाद। मेरी बात सुनिए, अभी दिग्विजय सिंह को, अभी कमलनाथ को 3 महीने हुए मध्य प्रदेश में आए हुए, 281 करोड़ रुपया नगद मिल रहा है, नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। कौन जिम्मेदार है? दूसरी बात, कश्मीर के आतंकवादियों को मारने पर गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी नहीं मारे जा रहे। और ये सेना के प्रमुख को गली का गुंडा कहते हैं। मसूद को दूसरा कांग्रेस ने पकड़ा, कश्मीर में ठूसा, और भाजपा उसको पाकिस्तान। तो 8 साल तक जेल में बैठ के बिरयानी को खिला रही थी कांग्रेस। वो
मुद्दा बहुत गर्म है। बाबूजी क्या नाम हो गया? तो मुझे इस बात का अफसोस भी होता है कि भाई क्यों नहीं बोल पाए। जरूर आप आ गए, बहुत हल्ला मचाते हैं आप, सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं आप। अरे अभी अभी आए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। बाबूजी आपको मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। जहां पे मैंने ब्रेक लिया था मैं वहीं से शुरू करूंगा। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं टीना जी आपके पास आना चाहता हूं, जानना चाहता हूं यहाँ आप काम करती हैं वो गली मोहल्ले। फलाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आ गए, हाजिर हुए। तो मैं जानना चाहता हूँ स्लम एरिया के बारे में, मैं वहां पे शुरू करूंगा। लेकिन जी एक जनता है, एक आदमी है, एक नागरिक है, वो बोलना चाहता है। जी भाजपा का पिछले 40 साल से कार्यकर्ता हूँ जी। और आप नहीं है? अब भी कार्यकर्ता हूँ और आगे भी रहूंगा और निष्पक्ष भाव से और बगैर किसी लोभ लालच के काम करते हैं। हमने ये देखा कि कांग्रेस के राज में देश की जनता कम बनी है, कांग्रेसी दल, कांग्रेस के लोग ज्यादा बन गए हैं। और मोदी जी के राज में देश की जनता को एक आशा, विश्वास और योजनाओं का भरपूर लाभ और एक भरोसा कायम हुआ है। जी बहुत अच्छी बात है। जी इधर से कोई बोलना चाह रहा था। हाँ जी हाँ साहब। सर मैं एनडीए से पूछना चाहता हूँ, आज पूछोगे तो पीछे खड़े क्यों नहीं? पूरे देश के नेता जो आज पहुंचे हैं लेकिन समस्या समाधान करने के लिए एक दिन महापुरुष नहीं आए। नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, उद्धव ठाकरे जी, प्रकाश सिंह बादल, एक दिन भी उत्तर प्रदेश में महिला के साथ जब अत्याचार हुआ उस दिन क्यों नहीं आए? किस दिन में आए? कहते हैं महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ेगा जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, उस दिन क्यों नहीं प्रकाश सिंह बादल आए थे जबकि गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लिए थे? जी 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 ठीक है ठीक है। सब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 जो अभी भी चल रही है, और लखनऊ जाते हैं तो लाठीचार्ज होता है युवाओं पर। गोरखपुर जाते हैं तो आदित्यनाथ जी बोलते हैं इन्हें उठा लो, यहाँ से सभा से उठाओ। ये तानाशाही। रिजल्ट अभी किसी का नहीं है, रिजल्ट पेंडिंग है सबका। बाबूजी नमस्ते, मंदिर दर्शन करके आ गए आप, कैसे हैं आप? जीवन कैसा चल रहा है? सही चल रहा है बाबूजी। बस ये जीवन जो है ना, ये बहुत अच्छी तरह से चलना चाहिए और चलाना चाहिए। बाकी तो देश में सब चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण घटना चल रही है। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? मोदी सरकार देश की ऐसी सरकार है जिसने देश को सम्मान दिलाया, देश में विदेश में भी। हम चाहते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार आए। वांट टू से कहना चाहते हैं कुछ? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोला। उन्होंने ओनली झूठ बोला, जनता को झूठ बोल करके भड़काया और उन्होंने वोट लेने का काम किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी एंटी रोमियो चलाते हैं उधर योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने युवाओं को क्या दिया? मोदी जी ने युवाओं को क्या दिया? मोदी जी ने जितने भी पहले से जो रोजगार चल रहे हैं, मैं गाइड हूँ, इंटरनेशनल गाइड हूँ मैं, हाँ, लेकिन उन्होंने जो हमारी वैकेंसी है जो ऑलरेडी हम पिछले 10 साल से गाइड है, हम काम कर रहे हैं, उनको सारों को गाइडों को टर्मिनेट करने के चक्कर में और उनके बाद में जो स्किल इंडिया के नाम से एक रोजगार जस्ट दिखाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते कि एक स्किल इंडिया के नाम से हम 1 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनको एक को भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनको भी ट्रेवल एजेंसी के अंदर काम मिलता है उनको एक्सपीरियंस बेस्ड मिलता है। हमें 10 साल से हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो 40-40 साल से जो काम कर रहे हैं, 1986-82 से लाइसेंस होल्डर है। हमने एक इंटरनेशनल गाइड है? बिल्कुल, अभी भी मैं गाइड हूँ। आज ही मैं लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए आया हूँ। मैंने पूछा उनसे कि अब आगे की क्या योजना। उन्होंने बोला कि पीएमओ से डायरेक्ट हमारे पास आदेश है कि जल्दी इनको बर्खास्त करके और उसके बाद में नई एग्जाम चालू करेंगे। मुझे ये बताइए, जो 60 साल से जो गाइडिंग का काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई इंश्योरेंस नहीं है, हम 2-2 एग्जाम और 2-2 फिर उसके बाद में इंटरव्यू पास करते हैं, हर 3 साल से रिन्यू होता है, हम हमेशा अपडेट रहते हैं, उसके बाद में हमारे को मिला क्या? कुछ नहीं। अब हमें टर्मिनेट करके उनके बाद में नई जो योजना। इंटरनेशनल टूरिस्ट गाइड है दिल्ली में और अपनी बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बिल्कुल, उनको बहकाने के चक्कर में और जो सच हो, वो जो सच हो वो सामने आना। एक मिनट चुप रहिए ना। अरे बाबूजी कैसे हैं आप? आपके बारे में तो किसी ने अफवाह उड़ा दी थी। हाँ अच्छी बात है, बढ़िया बात है। जी जी सर मैं एक ही सवाल है मेरा कि सर इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक सेना का जवान लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री में कमी है तभी तो लड़ रहा है ना। तेज बहादुर सिंह आज वो बनारस से लड़ रहा है और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री यहाँ की अपनी सीट भी खो देंगे। वो काशी वाली? जी काशी वाली सीट भी खो देंगे। ये मैं अपने 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। ये सच्चाई है, बैठिए। टीना विल स्पीक नाउ। ना मैं आ रहा हूँ फलाई साहब आपके पास। नहीं संजय नहीं, बैठ जाने। जी टीना बैठिए। एक मिनट प्लीज, मैं आ रहा हूँ आपके पास प्लीज। टीना जी आप
गली कूचों में काम करती हैं, जगह जगह जाती हैं, स्कूलों के लिए काम करती हैं। मैं जानना चाहता हूं स्थिति क्या है दिल्ली में इस वक्त। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे पास एम्स है, सफदरजंग है, जीबी पंत है, दीनदयाल उपाध्याय है, ऐसे अस्पताल लंबी कतारें हैं। लेकिन ऐसे अस्पतालों में कोई दिल्ली का वासी जो है वो खाली नहीं जाता है, बिहार का भी जाता है, उत्तराखंड का भी जाता है, सभी प्रदेशों का जाता है। उसको स्कूलों की फीस के लिए भी लड़िए। प्राइवेट स्कूल की जो बढ़ी हुई फीसें हैं, जो केंद्र सरकार ठीक कर सकता था, जिसके लिए बड़े बड़े बतौलेबाजी भाजपा सरकार ने प्रदेश में भी की और केंद्र में की, उसको भी ठीक होना चाहिए। उसके लिए काम होना चाहिए। देखिए जो राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश में श्रीकांत शर्मा की सरकार ने ये कहा। अब यही इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीसें दिल्ली सरकार के अंदर है। दिल्ली सरकार के अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्राइवेट स्कूलों में 25% कोटा है, जो लोगों को नहीं मिलता था। आज उनको हम दिलाते हैं। हमारे वॉलंटियर सड़क सड़क पे शहर शहर घूम रहे हैं, ऐसे वॉलंटियर जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं। मैं गलियों के पानी के हालात, बिजली के हालात, अस्पतालों के हालात बता रही हूँ आपको कि अस्पतालों के हालात ये हैं कि देखिए गरीब है। अब या तो मुझे अब आप बोल लीजिए या ये बोल रहे हैं, एक बार बोल ले दीजिए। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं रोका। अस्पतालों का प्रेशर कम करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को जो जमीनें दी गई थी उसके बदले इलाज नहीं मिल रहा है। वो दिल्ली सरकार के अंडर है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं मिल रहा है। हम भाग के लोगों को इलाज दिला रहे हैं, लोगों को एडमिशन करा रहे हैं। दिन में 15 से 20 एडमिशन हम अपने आप कराते हैं। 15 से 20 एडमिशन। स्लम में जाइए, एक स्लम में जहाँ 5-5 हजार झुग्गियां हैं, 100 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे अनपढ़ हैं। 6 बच्चे मुसलमानों के जो कांग्रेस की देन है। नहीं टीना जी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात थी एजुकेशन सिस्टम की। टीना जी जो बिल्कुल सही का प्रदीप भाई, एक बात कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता यही जानना चाहती है। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं आप, दिल्ली की जनता इस बात को जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य बीमा योजना से 5 लाख रुपए दिल्ली की हर जनता को क्यों नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, केजरीवाल ने लागू नहीं किया अभी तक। जनौषधि जो सस्ती दवाई मिल सकती है, 3000 रुपए की दवाई 300 रुपए की मिल सकती है, मानवता का विषय, क्यों नहीं करता केजरीवाल दिल्ली के अंदर लागू? ये जानना चाहती है ना दिल्ली की जनता, क्यों नहीं जानती है? अरे भाई, इसके अंदर 100% FDI खोल के इस देश की जेनरिक बीमारियां जितनी भी हैं, इनकी दवाइयां 1 रुपए की दवा 2000 रुपए बिक रही है। FDI कहां से आ गई? ये क्या बात कर रहे हैं? 5 साल भाजपा सरकार थी, 5 साल भाजपा सरकार थी, क्या किया? सिर्फ विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाया। लागू हो गया HLL हेल्थ केयर जैसी कंपनी, यही समस्या है। HLL हेल्थ केयर जैसी कंपनी का। मैं एक मिनट अगर आप नहीं खड़े हो सकते, और आपने तो भगवान बताया था ना, साक्षात भगवान है। और आप सुनिए एक मिनट, मैं बहुत जोर भगाऊंगा यहां से आपको। आप कुछ भी हो, चुपचाप खड़े रहो और चुपचाप खड़े रहना तुम। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपके बाल सफेद हैं, बस आप ध्यान रखिएगा। मैंने कह दिया बस आपसे, नो बस मैं बोल दिया मैंने। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे तो गांधी जी की वो बात याद आती है, और वो सरकारों पे भी लागू होती है और एक इंडिविजुअल पे भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि जब अपने जीवन का कोई फैसला लेने जा रहे हो, कोई योजना बनाने जा रहे हो, तो ये देखो कि उस योजना से सबसे कमजोर व्यक्ति जो समाज का है उसके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है। आज मोदी जी की योजनाओं की वजह से, नीतियों की वजह से कोई भी ऐसा वर्ग समाज का, चाहे वो जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो पत्रकार हो, और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, और चाहे कोई भी हो, जो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जो परेशान नहीं है, जो त्रस्त नहीं है। अगर आप मुझे समय दें तो मैं एक चीज का पोस्टमार्टम करके बताऊं। इन्होंने शहीदों के नाम पे बहुत वाहवाही लूटी है, पुलवामा के नाम पे, लेकिन उन 40 जवानों को क्या शहीद का दर्जा दिया गया? क्या उन 40 जवानों के घर वालों को 1 करोड़ रुपए दिए गए? क्या उन 40 जवानों के शहीदों को सरकारी नौकरियां दी गई? नहीं दी गई, नहीं दी गई। ये है मेरा सवाल कि जिनके नाम पे आपने वोट मांगा, आपने उन्हीं का ख्याल नहीं रखा। आप, ये तो पहली चीज हो गई। अब आइए दूसरी, महिला के सम्मान की बात करते हैं,
महिला रिजर्वेशन बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल 33% का अभी तक लटका हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। इनकी सरकार पूरी बहुमत के साथ है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब आइए शिक्षा के ऊपर। प्राथमिक शिक्षा तो कांग्रेस दे गई थी, राइट टू एजुकेशन तो हर बच्चे को हक दे गई। अरे आप हायर एजुकेशन को कब सस्ता करेंगे कि एक गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, एक गरीब का बच्चा वकील बन जाए, एक गरीब का बच्चा मीडिया एंकर बन जाए? कब बनाएंगे आप ऐसी हायर एजुकेशन की? बता रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, सरकार की, अब सुन लीजिए, सरकार की योजनाएं सिर्फ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात करता हूँ। अरे आपने वही बात करी है। मैं आपको बताऊं, इस बार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर से जो वजीफे दिए गए हैं माइनॉरिटी स्टूडेंट को, यूपीएससी का रिजल्ट इस वक्त आया है, आप यकीन नहीं मानेंगे, 12 लड़के सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया के यूपीएससी के क्वालिफाई करा है जिन्होंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से वजीफा लिया है। यह है मजबूत सरकार के इरादे का मामला। यह है मजबूत सरकार जो चाहती है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वो पहले कभी नहीं पहुंच पाए। 55 सालों में इन्होंने नहीं पूछा कि शिक्षा सस्ती क्यों नहीं हुई, स्वास्थ्य सस्ता क्यों नहीं हुआ। अरे आज सस्ती हो गई है। वाह भाई साहब, मैं तो यही कह रहा हूं। 5 लाख का बीमा, मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट को वजीफा, 12th के बच्चों को वजीफा, ग्रेजुएशन पे वजीफा, बाहर जाने के लिए लोन मुहैया, शिक्षा पे लोन मुहैया। गलत बात मत करिए, गलत बात करिए। होता है गरीब बच्चों का, वो फंड बढ़ाया नहीं गया, हर साल बजट में बढ़ता है, इन्होंने बढ़ाया भी नहीं। मैं आसाम से रहने वाला हूँ। मैं आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से हूँ। नॉर्थ ईस्ट से? कहाँ आसाम में? कहाँ से? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से? तो क्रॉस करके आ गए इधर। चलो कोई बात नहीं, आ गए अब आ गए तो आ गए। सर, बॉगीबिल ब्रिज, जो बॉगीबिल ब्रिज बनाया अरुणाचल से अरुणाचल तक, सर पहले बोर्ड में जाने में हमें 9 घंटा लगता था, और अब मोदी जी ने, अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, अब मोदी जी ने बनवा दिया। अब 2 घंटे में, 2.5 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। 2 ब्रिज बना दिए अरुणाचल तक, और ये जो 2 ब्रिज बनाए, बॉगीबिल ब्रिज और धौलाघाट तक ब्रिज, अरुणाचल पासीघाट भी जाने के लिए, ईटानगर जाने के लिए जोड़ा, उस पे अब ऐसा हो गया नीचे से ट्रेन जा सकता है, और जरूरत पड़ने से हम चाइना को भी अटैक कर सकते हैं राफेल चला के। इतनी बड़ी बनाए हैं, और नॉर्थ ईस्ट में इतनी जबरदस्त विकास किए हैं। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डिप्टी सीएम और सर्बानंद सोनोवाल, इतना तेजी से नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है। हमको लगता है मोदी जी का 14 का 14 एमपी नॉर्थ ईस्ट से आएंगे। नॉर्थ ईस्ट से इतनी जबरदस्त गठबंधन हुआ नॉर्थ ईस्ट पे। सर, मैं बीजेपी के क्वेश्चन करना चाहता हूं मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी जी ने, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, जो मनोज तिवारी जी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं ये कहना चाहता हूं उनके लिए कि उनको वाल्मीकि चेहरा एक दिल्ली से नहीं मिला, हंसराज हंस को उनको पंजाब से लाना पड़ा। ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत शर्मसार बात है। ये मनोज तिवारी का वोट नहीं है, नरेंद्र मोदी का। आप ये तय करें किस आदमी को कहां से टीट देंगे, ये भाजपा तय करेगी। दूसरी बात, अभी मैं फलाई साहब को सुन रहा था, उन्होंने पुलवामा के 40 शहीदों के बारे में कहा। छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हो गए प्रतीक भाई, और 76 जवानों का कार्टून बना के उनका अपमान किया गया जेएनयू में। जिसने अपमान किया वो चुनाव लड़ रहा है बिहार में, और पूरी कांग्रेस और पूरे साथी उसका समर्थन कर रहे हैं। बताइए, ये जवानों का अपमान करने वाले, शहीदों का अपमान करने वाले, ये आतंकवादियों का सम्मान करने वाले, देश के शहीदों का अपमान भाजपा कर रही है। उन पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया इनकी सरकार ने। इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ा, इलेक्शन। अरे आप बताइए, शहीद आप इनकी बात सुनिए, आपने कहने शुरू किया शहीद किसे कहते हैं, शहीद किसे कहते हैं, ये बताइए। इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ा कि आप लोग किसी सैनिक की फोटो अपने चुनाव प्रचार में प्रयोग नहीं करेंगे। देश और दुनिया, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आप सभी, शहादत कहीं से भी हो, किसी की भी हो, वो शहादत है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और उसको फुटबॉल मत बनाइए, ना आप और ना आप। बहुत सख्त निर्देश है, बहुत सख्त। नहीं, देश में पहली बार एक सरकार ऐसी है आज की डेट में प्रतीक जी, कि जो पाकिस्तान को अगर वो इतनी सी आंख दिखाता है तो हमारा प्रधानमंत्री इतनी आंख दिखाता है। हम कहीं पे भी बैकफुट पे नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है, जिसको विकास नहीं दिख रहा है, आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री को लोग कहते हैं कि वो गांव नहीं जाते। आप पूरे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार कहीं चले जाइए, 70 साल लग गए पिछली सरकार को सिर्फ शौचालय बनवाने में। अब मैं आ रहा हूँ। कुछ ऐसी जनता है जो कार्यकर्ता भी है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी को पसंद करते हैं, और ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत नहीं है। कार्यकर्ता होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसी पार्टी को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं वोट देता है। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे विकट समस्या इस वक्त यहाँ पे है और पूरे मुल्क में है, वो ये कि हर आदमी बोलना चाहता है, दूसरे को सुनना नहीं चाहता। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स। और मुझे बहुत 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 शर्म महसूस होती है जब यहाँ पे बुजुर्ग भी 12 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, 12 साल के बच्चे की तरह। ये नहीं कि अगल बगल किसी को चुप कराएं, वो दरअसल यहाँ पे उसी हो हल्ले के हंगामे के बीच में, नारे के बीच में शरीक होना चाहते हैं। ये सबसे दुखद स्थिति है। आप रिटायर्ड आदमी हैं, आपने एक जिंदगी देखी है, एक जिंदगी गुजारी है, और आप भी फिर कहते हैं ये आज की जमाना कैसा हो गया, आज का जमाना कोई सुनता नहीं, आज का जमाना बुजुर्गों की बात नहीं मानता। अरे भाई साहब, आप ही उस शोरगुल में शामिल हैं, शरीक हैं, उकसाते हैं, और फिर कहते हैं कि नौजवान सही रहे। कैसे सही रहेगा? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप बुजुर्ग होने के बाद बाल सफेद हो चुके हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी नौजवानों के सामने वैसे ही हरकत करते हैं जैसे 18 साल का युवक करता है। शर्म आती है कभी कभी। बहरहाल मसला गुस्से का नहीं है, मसला गुस्से का नहीं है। और मैंने बिरयानी निकाल ली, चावल निकाल लिया बिरयानी का, मैंने बता दिया। जी जी सर, मेरा नाम राहुल है जी, और क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, मैं दिल्ली के बारे में ही क्वेश्चन बोलना चाहता हूं। हाँ। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के सुप्रीम कमांडर यानी कि राहुल गांधी जी से है। ठीक है बेटा, बोलो। क्वेश्चन ये है कि अभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने बहुत और आम आदमी पार्टी ने बहुत खींचातानी चली। ठीक है। अजय माखन ने बहुत मेन रोल निभाया इसको। सवाल पूछो बेटा। सवाल ये है कि उन्होंने कहा था कि अगर गठबंधन हुआ तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कांग्रेस के हाई कमांड को कि ऐसे व्यक्ति को जो कि गठबंधन होने के डर के बारे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, उसको टिकट दिया? मेरा क्वेश्चन, एक बात बताए, टिकट मिलना, टिकट देना, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है। वो किसी को भी जो सबसे उचित समझता है उसी को पार्टी को टिकट देती है, और इस पे सवाल उठाया जाना मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है। जी बेटा। सर, चाणक्य जी ने लिखा है कि जब क्या नाम है तुम्हारा? अतुल नाम है, रायबरेली से हूँ। अरे भाई बताओ, बैसवाड़े से हो? हाँ, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि राजा बहुत ही ईमानदार है। और मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप एक बटन किसी ईमानदार नेता पर दबाओगे तो उधर से एक गोली निकलेगी और पाकिस्तान पे लगेगी। तो आपको जो ईमानदार, सच्चा लगता है, देश के लिए अच्छा करेगा, आप उसको वोट दीजिए। किसी के कहने पे, बहकावे पे और हो हल्ले पे वोट मत दीजिए। क्या बात है। इलेक्शन कमीशन वाले यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूंगा इनकी तस्वीर जरूर अच्छी तरह से लें, क्योंकि इनसे अच्छी बात अभी तक किसी ने नहीं की कि जो अच्छा लगे उसी को वोट दीजिए। और एक बात मैं और तुम्हारी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो, कृपया हो हल्ले में शरीक ना हो और वही करें जो आपका दिल और जो दिमाग कहता है, वही करें अच्छी तरह से। जी जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं प्रतीक जी, साध्वी प्रज्ञा जो हैं, साध्वी होने के बावजूद भी ऐसे विवादित बयान देती है, ऐसा शर्मनाक बातें करती हैं, जिसने हमारे देश के लिए आहुति दी, बलिदान दिया, अपने सीने पे गोलियां खाई, समझ गए, उसको आतंकवादी कह रही हैं। किस हिसाब से आतंकवादी है वो देशभक्त है, वो असली देशभक्त है। देखिए हेमंत करकरे, हमारे शहीद हेमंत करकरे, वो शहीद हमारे देश के, जिन्होंने 3 गोली सीने में ठोकर खाई, इतने सीनियर अधिकारी थे, उसके बावजूद भी आगे लड़ करके आतंकवादियों से लड़े। और ऐसी महिला जिनको बहुत सम्मान दिया देश ने, लेकिन आतंकवाद में पकड़ी गई। उसके बाद भाजपा ने उनको टिकट दे करके पूरे देश को शर्मसार कर दिया।
एक बात मैं कहता हूँ, हेमंत करकरे शहीद थे, शहीद हैं, शहीद रहेंगे। और साध्वी प्रज्ञा जी ने जो कहा उसमें उन्होंने अपने बयान वापस भी लिए, क्षमा भी मांग ली। उसके बाद दूसरी बात इन्होंने कहा, सुनिए बीच में मत बोलिए, इन्होंने कहा साध्वी प्रज्ञा जी को देश ने सम्मान दिया। 10 साल जेल में रखा कांग्रेस ने, 10 साल तक जेल में रखा कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने उसको भगवा आतंकवाद फैलाने का एक नैरेटिव पैदा किया। और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने जिस समय 26/11 हुआ, छुटते ही बयान नहीं दिया, किताब में लिखा, और किताब में ये लिखा कि वह पाकिस्तान का उस हमले में कोई हाथ नहीं है। सबसे शर्मनाक बात है, किताब ये कोई किताब, पहली बात समझिए, एक बात समझिए, अरे सुन तो लीजिए, नहीं क्या कह रहे तो बोलना चाहता है, लेकिन इसका बोलना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। मैंने इनको सुना, आपने पूरी बात क्यों सुनी? पूरी बात प्रदीप भाई, पूरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं पूरी बात, अरे भाई सुननी पड़ी, क्यों पीड़ा है? जैसे मैं जनता को नहीं कह रहा हूँ कि जनता ही, आप लोग भी शामिल शरीक होइए। चले पहले पीछे चलिए। हाँ पूरी बात सुनूंगा, बहुत सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। प्रतीक भाई बीच में नहीं बोले हुए तो 10 सेकंड से ज्यादा भी नहीं लूंगा। मेरा कहना यह है, जिस महिला को इन्होंने, आप बीच में बोलते रहे, मैं बीच में बोलते रहूँ 3 4, ये क्या बात हुई? आप सुन नहीं सकते क्या? बिल्कुल अशुन से की बात करेंगे आप, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फलाई साहब, मेरा कहना यह है प्रतीक भाई कि जब एक महिला को आपने क्रूरता से उसके साथ अत्याचार किए, नंगनी करके उसके सीने पे मारा, किसी ने पूछा? 9 साल तक उसके परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया, 9 साल तक किसी को देखने नहीं दिया, चार्जशीट सबमिट नहीं करी, और उसके बाद आतंकवादी प्रवृत्ति के जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, आतंकवादी प्रवृत्ति के जो कांग्रेस के लोग हो, उन्होंने देश में भगवा आतंकवाद पैदा करने के नाम पे देश के हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। Now silence. Now everybody will silence. बिल्कुल सुनिए, एक बात समझिए, साध्वी जी के साथ जो हुआ, जो यात्राएं दी गई, जो प्रताड़ित किया गया, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात, अरे सुनिए तो भाई साहब, एक बात सुनिए, लेकिन आतंकवाद के नाम पे जिन जिन लोगों को पकड़ा गया और अरेस्ट किया गया है, प्रतीक जी, चाहे वो जहीरुद्दीन हो, चाहे वो निसारुद्दीन हो, चाहे वो आतिफ हो, उनके नाखून छीन लिए गए, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, उनको उल्टा लटका के मारा गया है। तो आतंकवाद के नाम पे जब भी किसी को पकड़ा गया है तो एजेंसियों ने सच उगलवाने के लिए सबके साथ ज्यादतियां की हैं। कोई साध्वी जी अकेली नहीं है कि एकमात्र साध्वी जी है जिनके साथ अत्याचार हुआ, बाकी लोगों के वो छोड़ दिया गया या उन पर रहम किया गया। हर शख्स के साथ यही सुलूक किया गया है जो आतंकवाद के नाम पे पकड़ा गया है। बाद में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल किया बहुत सारे लोगों को, इमरान को, आमिर को, नसारुद्दीन को, लेकिन क्या कोई कंपनसेशन उनकी जिंदगियों के वो दिन जो उन्होंने जेल में गुजारे, ये जिन मुसलमान नौजवानों की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आपने इमरान, रियाजुद्दीन, सबका नाम लिया, कमाल करते हैं आप, भूल जाते हैं। 2008 का वो साल था जो सबसे ज्यादा यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो थे उस वक्त, और यकीन माने कि बेकसूर नौजवान पकड़े गए। किसने पकड़ा? कौन लोग इस देश का नैरेटिव चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन अरे आप जब बोलते हैं तो फोटो सेशन आप करा रहे थे, बताइए, कपड़े इनके पाटिल साहब बदल के आ रहे थे, जा रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा संजीदगी से बात किया कीजिए। वो तमाम सारे लोग, लेकिन एक खुशखबरी है खासतौर से कैनॉट प्लेस के लिए, और वो ये कि मैं लगभग 1 हफ्ते तक यहीं हूँ, तो मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, तो मैं यहीं शो करूंगा, तो लिहाजा आप लोग से फिर मुलाकात होगी। मैं 2.5 महीने तक बाहर रहा, मैं अब यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं जो लोग काम करने वाले हैं, मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ, उनकी बड़ी इज्जत है, जो लोग लगातार काम करते हैं और फिर आके कुछ बोला। आप बोल लीजिएगा, लगातार मैं यहीं हूँ, अब नहीं जा रहा हूँ। जी दोनों लोग। आज की डेट में आप कहीं चले जाएंगे ना, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, विकास ऐसे तेज से चिल्ला के कह रहा है कि हाँ विकास हुआ, और जिसको विकास नहीं दिख रहा है उसको वाकई मोतियाबिंद हुआ है। 1 सेकंड, दूसरी चीज, बहुत शहीदों के नाम पे बहुत बड़ी तालियां हो रही थी, बातें हो रही थी। जिस पार्टी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, शास्त्री जी से लेके और भगत सिंह को टेररिस्ट की उपाधि दी है, वो शहीदों पे बात कर रही है, बहुत शर्म की बात है। और दूसरी चीज, 2 सीटें बचाने के लिए पूरा खानदान अमेठी में, 2G 3G जीजाजी सब लोग, जिसके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, प्रियंका गांधी के बच्चे तक। अच्छा, हमें तो नहीं पता कि मोदी जी के बाद या अमित शाह के बाद कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट होगा, लेकिन कांग्रेस वालों को पता है कि इसके राहुल जी के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है। मैं अगले हफ्ते आपसे बात करूंगा। जी
देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भाजपा चुनाव के बाद देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 5 स्टार होटलों की तरह इनके ऑफिस खोले जा रहे हैं। बीफ गाय के नाम पर राजनीति करने वाली बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर नंबर 1 हो चुकी है पार्टी। देश और दुनिया को लूट रही है। देश में रोजगार के नाम पर त्राही त्राही मच रही है। अरे जब गरीब कुछ नहीं खाएगा तो शौचालय कहाँ से जाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? कैसे होगा? 2-2 साल की डेट मिलती है अस्पतालों में। आप जाके देखिए, रात को लोग रात को नंबर लगाते हैं, तो कल दिन में नंबर आएगा उनका सिर्फ एक ओपीडी करने के लिए। 12 एम्स आए हैं। मुझे लगता है हमें और एम्स चाहिए हिंदुस्तान भर में। बच्चों का भविष्य, बच्चों की एजुकेशन। देखिए, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप बेसिक चीजों के बारे में सोचिए। केवल इतना सा कहना है कि विश्व की 40वीं सबसे अमीर महिला सोनिया गांधी एक गरीब पार्टी की नेता है। 5,000 करोड़ रुपए की देखिए, अब एक बात समझिए, बीजेपी कितना अच्छा नैरेटिव सेट कर रही है कि राहुल गांधी और सोनिया जी। अरे आपकी पार्टी में भी तो मेनका जी और वरुण जी है। देश में सबसे बड़ा स्कैम, पूरे भारतवर्ष का पैसा और किसी ने किया ही नहीं है। जमा कर लिया, मुझे मालूम है। सर, इस सारी बहस और शोर शराबे के बीच में मुझे आपसे एक शिकायत है। हाँ बताओ, जल्दी बोलो। सर, आपकी वजह से रोज मुझे डांट पड़ती है। क्यों? सर, मेरे को सुबह टाइम मिलता है आपका प्रोग्राम देखने का। मैं उठता हूँ, अरे देर हो रही है, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ। और जब नाश्ता सामने आता है, टीवी चलाता हूँ तो भैया जी आ रहे होते हैं।